वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बेटा ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, आप लोग उनको देख सकते हो। उसमें हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 12। और देखते रहिए बेटे, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पेज नंबर 214 एनसीईआरटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुने। कहता है क्वेश्चन में, इन फिगर 10.13, फिगर आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन की गिवन है, मैंने बोर्ड पे बना रखी है, आप देख सकते हैं। कहता है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये हमें गिवन है। एक तो ये टेंजेंट्स हैं और दूसरी बात ये पैरेलल भी है। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होती है, तो कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं साथ साथ। तो गिवन देखो इन फिगर, तो अगर मैंने यहाँ पे फिगर लिख लिया तो कुछ चीजें मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है, फिगर में दिख रहा है, तो ये नहीं लिखने की जरूरत है। बट ये पैरेलल है, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेना चाहिए, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ओके। आगे बढ़ता हूं मैं। कहता है कि आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, आप देख सकते हैं। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट है ए बी, आप देख सकते हैं इधर। कहता है कि विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका सी है। कहता है कि इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट एक्स, जो कि एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करती है, देख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए, यानी कि प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल आपने 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो आई एम श्योर क्वेश्चन क्या है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं थी, तो बस इतना ही काफी है। अब टू प्रूफ देखते हैं। तो भैया प्रूफ क्या करना है आपने ना इस क्वेश्चन में, तो प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब सीधा प्रूफ देखते हैं। कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड है, तो कोई जरूरत नहीं है, तो हम करेंगे नहीं। अच्छा देखो, अब फिगर के अंदर ना थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है जिसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अच्छा अगर मैं ओ को सी से ज्वाइन करा दूं, है ना, अगर मैं ओ को सी से ज्वाइन करा देता हूं तो मेरे को बेनिफिट क्या मिलने वाला है? अच्छा एक बात हो, मैं जानता हूं कि अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, और इस पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कराते हो, तो जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स बनता है, वो ये जो लाइन ओपी आप देख रहे हैं, वो इस एंगल को क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट करता है। और साथ ही साथ इस एंगल को भी, जो एंगल बिटवीन द रेडियाई बनता है, उसको भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, है ना। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ओके। तो ये हम जानते हैं, तो इसका भी यूज करेंगे। तो बेटा अगर ये बात मैं जानता हूं, तो आप इस वाले पॉइंट को देखो और इधर से देखो, ध्यान दो, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है ना, मानते हो? और ये इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब इसका ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा होगा और साथ ही ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, है ना, होंगे ना, ओके ओके। और सिमिलरली ये पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इधर से भी देखो दो टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये भी बाइसेक्ट हो रहे होंगे बेटा, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे बेटा आपस में, है ना, ओके। तो चलो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है ना, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो प्रूफ देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वी हैव एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। और सर्कल पे दो टेंजेंट कब इक्वल हो सकती है बेटा? मैंने आपको बताया था, जब वो डायमीटर के एंड पॉइंट से बनी हो, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं हो सकती। ये बात मैंने बताई थी आपको, प्रूफ भी करके दिखाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ क्यू डायमीटर हो गया, है ना। तो इट इंप्लाइज दैट पी ओ क्यू इज अ डायमीटर। तो पी ओ क्यू जो है वो एक डायमीटर हो गया, ओके। अब आगे देखते हैं। ये एक डायमीटर है और इस पे ये सारे एंगल्स हैं, तो इन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि बेटा डायमीटर बेसिकली एक लाइन ही तो होता है। तो अगर ये एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होंगे उसका सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ओके। तो लीनियर पेयर के हिसाब से सारे एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, तो मैं ये बात कह दूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना, बिकॉज ऑफ बाय लीनियर पेयर, है ना, ओके। तो देखो अब मेरे को जरूरत किसकी बेटा? पी ओ बी की। तो इसमें एंगल कौन से आ रहे हैं? इसमें एंगल एक तो 1 आ रहा है,
और एक 3 आ रहा है ना, और कोई इसी की मेरे को जरूरत नहीं है, तो बेटा 1 को मैं रखूंगा, 2 की मेरे को जरूरत नहीं है, तो 2 के सब्स्टिट्यूट में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना, ये बात हमें पता है। तो 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया। मेरे को 3 की जरूरत है बट 4 की जरूरत नहीं है, तो 4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी मैंने 3 रहने दिया, तो ये 180 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ओके, तो एक एंगल एक मिलके हो गया 2 एंगल 1। सिमिलरली एक और एक 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन है, तो विद इन ब्रैकेट क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 90 आ गया। और 1 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, एंगल AOB लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था ना बेटा, तो ये तो बहुत आसान था, हैंस प्रूफ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर सेम 214, NCERT। कहते हैं कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, दो टेंजेंट है, कैसे बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे। इसको थोड़ा दोबारा बनाते हैं, एक ये है और एक ये है ना, और इनके बिटवीन देम जो एंगल बन रहा है, दैट इज, अगर मैं इसको A पॉइंट और इसको B पॉइंट मान लूं और ये B, तो एंगल APB की बात हो रही है। आई रिपीट, कहते हैं कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी कि दो टेंजेंट की जो बिटवीन एंगल बन रहा है, between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको आप सेंटर से ज्वाइन करो, ठीक है, और इसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये तो क्वेश्चन खैर बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है और इसमें कुछ कराने के लिए है भी नहीं। आपको बस एंगल APB और एंगल AOB को 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री प्रूफ करना है ना। चलिए देखो, बहुत ही इजी है, गिवन इंफॉर्मेशन में इन फिगर, और आपको मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं बताना, बस इन फिगर काफी है। टू प्रूफ जो करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ। तो बच्चों इसमें प्रूफ करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री है ना। अब प्रूफ देखते हैं इसका। तो भैया अगर हम प्रूफ की बात करें तो ध्यान दें, हम ये जानते हैं कि ये क्या है बेटा, इट इज रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। सिमिलरली OB इज अ रेडियस एंड PB इज अ टेंजेंट, सो यहां पे भी ये भी परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट the radius is always perpendicular to the tangent, ठीक है। so therefore we can say OA is perpendicular to PA, या AP बात एक ही है ना, and OB is perpendicular to PB, ठीक है। अब नाउ इन क्वाड्रिलेटरल भाई नाम क्या है इसका, AOBP कह ले या PAOB कह ले, कुछ भी कह लो, PAOB कह लो, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल दिस, और इसमें अगर मैं चारों एंगलों का सम कर दूं तो 360 डिग्री आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो भैया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P, यानी कि APB पूरा पढ़ लेते हैं इसको, APB, और इसको पूरा पढ़ लेते हैं AOB। भाई चारों एंगलों का सम क्या है, मैंने चेक कर लो, इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, बिकॉज रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, B की वैल्यू भी 90 डिग्री, और एंगल APB प्लस एंगल AOB एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो भैया एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 90 प्लस 90 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 में से 180 गया, 360 में से 180 गया तो 180 बच गया है। तो भैया यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो, हैंस प्रूफ। तो ये तो मजाक था, क्वेश्चन तो था ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कहता है कि प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम
सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि देखो क्वेश्चन को समझो कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल यानी कि सर्कल को कवर कर रहा है, और आपको ये प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है ना। क्वेश्चन ये है। तो चलो बनाते हैं, पहले एक फिगर बनाते हैं। कोशिश तो करता हूं कि यार फिगर थोड़ी सी सही बने, ठीक है, बट फिर भी पैरेललोग्राम इसके ऊपर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ठीक है, इट्स ओके। अब जो टास्क है वो टास्क है ना। बच्चों कोशिश तो की है कि थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसा ही लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह देता हूं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, और पी क्यू आर एस जो है वो टचिंग पॉइंट्स हो गए, है ना, ओके, और सेंटर को हो गया, अभी तो सेंटर को। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड है इसकी इक्वल होती है। तो इन विच ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ओके ओके, तो प्रूफ क्या करना है? तो बच्चों टू प्रूफ हमने प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है, एबीसीडी एक रोम्बस है। अब प्रूफ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन तो नॉट रिक्वायर्ड है, तो सीधा प्रूफ देखते हैं। देखो अभी आपको अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो याद करो, 9th क्लास में मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, आपको बताया था। तो रोम्बस की डेफिनेशन कहती है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि अगर पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस कहलाता है। तो ये पैरेललोग्राम तो पहले से ही है ना, पैरेललोग्राम तो पहले से ही है। अगर इसको मुझे रोम्बस प्रूफ करना है तो मेरे को इसकी सारी साइडों को इक्वल दिखाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलो ठीक है, तो हमें क्लू भी मिल गया, यानी कि मेरे को पता है कि मेरे को इसकी सारी साइडों को इक्वल प्रूफ करना है, दैट्स इट, है ना। तो चलिए उसी का यूज कर लेते हैं। अब देखो एक बात हो, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एपी, देखो ना, चेक करो, एपी ए और ए एस क्या है बेटा? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए है ना। सिमिलरली बीपी और बीक्यू क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी है, एंड सी से और डी से भी, है ना। तो आपको ये पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो लेंथ में इक्वल होती है ना, हम ये जानते हैं। तो बेटा मैं ये कह दूं कि एपी जो है ए एस के इक्वल होगी, ठीक है, और बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल होगी। सिमिलरली सी क्यू जो है, यानी कि सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा, और डी आर जो है वो डी एस के इक्वल होगा, है ना। और इन सब का रीजन क्या है बेटा? लेंथ जो है, क्या है बेटा? ये लेंथ फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो ये क्या है बेटा? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स, है ना। ओके तो इनको इक्वेशंस 1 2 3 4 मान लें बेटा। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई। अब देखो ध्यान देना, मुझे जो काम करना है, मुझे सारी साइडों को इक्वल दिखाना है। तो इसका मतलब मुझे सारी साइडों की नीड है। और अब ये सारी साइडें आ कैसे सकती हैं? तो बेटा इनके आने का एक ही तरीका है, अगर मैं एपी और पीबी को ज्वाइन कर दूं, है ना, ज्वाइन कर दूं मतलब ऐड कर दूं बेसिकली। तो एपी और पीबी ऐड कैसे होंगी बेटा? जब मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूंगा, है ना। तो इसका मतलब मेरे को एक क्लू मिलता है यहां से कि मेरे को इन सारी साइडों, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देना चाहिए। तो एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो देखते हैं बेटा, देखो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस, ठीक है। अब देखिए, देखो एपी और बीपी को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि एपी और बीपी को ऐड करके मेरे को एबी मिलने वाला है ना। और सी आर और डी आर देखते हैं, सी आर और डी आर को भी एक साथ ही रहने देते हैं। और यहां से ए एस और डी एस, देखो ए एस और डी एस, यानी कि इन दोनों को एक साथ, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू इन दोनों को एक साथ, है ना।
अब देख ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। देखो AP और BP को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो क्या मिलेगा, AB। तो यहां से मैं AB लिख सकता हूं। CR और DR को अगर मैं ऐड करता हूं, CR और DR को, तो CD मिलेगा, चेक कर लो। और AS और DS को अगर मैं ऐड करता हूं एक साथ तो मेरे को AD मिलेगा। BQ और CQ को ऐड करने से क्या मिलने वाला है, BC। अब आप ध्यान देना बेटा, ध्यान देना कि AB एज इट इज रहने दिया मैंने, लेकिन ये जो CD आप देख रहे हैं, देखो ना, चेक करो, CD AB के इक्वल है, तो मैं CD की जगह AB लिख सकता हूं। तो आपको भी सब भाई गिवन है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है बेटा, और यहां से भी AD की जगह मैं BC लिख सकता हूं, चेक कर लो। और ये BC ऐसे ही रहा, तो बेटा ये एक AB और एक AB मिलके 2AB बन गया, चेक कर लो। सिमिलरली 2BC बन गया, 2 से 2 कैंसिल, तो AB बराबर BC आ गया। और अब ध्यान देंगे आप ध्यान देंगे, AB और BC इक्वल दिखा रहा है, तो AB जो है वो BC के इक्वल है। लेट्स सपोज कि AB मैंने मान लिया कि X है, और ये AB जो है वो BC के इक्वल है, तो BC यानी कि ये भी X होगा, है ना, मानते हो ना ये बात। और अब क्योंकि AB जो है वो CD के इक्वल है, तो AB जो है वो CD के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी X हो गया, है ना। और BC जो है वो AD के इक्वल है, तो BC AD के इक्वल है, तो ये भी X हो गया, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई, चेक कर लो, ठीक है, यानी कि सारी X हो गई ना एक तरीके से। भाई ये X तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, वरना इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था, तो इसको हटाओ। तो बस मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर वी कैन से कि AB इक्वल आ गया BC के, इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइडें इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो हैंस ABCD इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आई एम श्योर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। कहता है कि अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि एक ट्रायंगल ABC है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब यानी कवर कर रखा है, और आगे लिखा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी कि OD इज अ रेडियस ऑफ सर्कल विच इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कहता है सच दैट द सेगमेंट्स BD, देखो ये एक सेगमेंट है BD, एंड DC, दूसरा सेगमेंट ये है DC, into which BC is divided by the point of contact D of the length 8 cm and 6 cm respectively। तो बेटा इनकी लेंथ आपको दे रखी है 8 and 6 cm respectively, ठीक है, ओके। लेकिन मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, ये वाला 8 था और ये वाला 6 है, ठीक है, ओके, क्योंकि BD के लिए बोला ना, BD 8 है और CD 6 है ना, ओके, रिस्पेक्टिवली। अब कहते हैं कि सी फिगर इसकी ऑलरेडी गिवन है, कहते हैं कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC, तो आपने AB और AC साइड्स कैलकुलेट करनी है बस। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इतना सही है, बट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दें। तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन में आप क्या लिखेंगे, बेसिकली वैसे तो कुछ खास गिवन नहीं है, जो है वो फिगर में आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अपार्ट कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, एंड CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इतना आप जरूर लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये D, इसको E में मान सकता हूं, इसको F में मान सकता हूं, ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन करा सकता हूं यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, है ना। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, हमें पता है ये बात, है ना बच्चों, ओके ओके। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होंगी, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना, ओके। तो ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। टू फाइंड, अब जो मुझे फाइंड करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे अदर 2 साइड्स फाइंड करनी है, दैट इज AB एंड AC। तो वी हैव टू कैलकुलेट AB एंड AC, ओके। अब सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन पार्ट में मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं AB और AC कैसे निकालूं, बिकॉज ऑफ कि कुछ भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे ये दोनों साइडें कैलकुलेट हो जाए, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग मारने पर ये पता चला कि ये C, अगर मैं C की बात करूं तो C एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल है, तो C से देखो ये CD और CE एक टेंजेंट है,
और मैं जानता हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 रहा होगा डेफिनेटली, तो मैं इसको 6 कह सकता हूं। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर मैं बी से देखूं तो बी से ये दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ में इक्वल होती है, तो ये 8 है तो ये भी 8 रही होगी, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, सिमिलरली ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों ए से टेंजेंट्स है, बट इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको एक्स मान लेता हूं, तो ये भी मेरे लिए एक्स ही रहेगी, मतलब जितनी भी होगी दोनों इक्वल होंगी ना, बिकॉज ऑफ, तो दोनों एक्स रही होंगी। तो अब देखो ध्यान से कि बेटा अगर मेरे को खाली एक्स मिल जाए तो मेरी ए बी और ए सी निकल जाएगी इजीली। मतलब यार इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई अगर x निकल जाएगा तो काम बन सकता है। अब x निकालने के लिए एक रिलेशन चाहिए था। देखो ना, कोई भी चीज अगर आप फाइंड करते हो ना तो उसके लिए एक रिलेशन यानी कि एक इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन ढूंढनी थी कि वो इक्वेशन क्या हो सकती है। अगर मेरे पास इस ट्राइंगल का पेरीमीटर होता तो मैं इस ट्राइंगल के सारी साइडों को प्लस करके पेरीमीटर से इक्वेट कराता तो मेरे पे x आ जाता, वहां से एक इक्वेशन मिलती। या फिर मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया होता तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता किसी भी फॉर्मूले से, ठीक है, और उसको इससे इक्वेट करा देता, वो भी मेरे पास मतलब ये इससे भी हेल्प मिल सकती थी। बट इसके अपार्ट मैं क्या कर सकता हूं, है ना, अगर ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब यार मेरे को ये बात समझ में कि पेरीमीटर तो मेरे को उसका कैसे भी नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ इसका एरिया मेरे को मिल सकता है, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं। ये बात मेरे को दिखी यहां पे, देखो कैसे। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, 2 मिनट के लिए देखना आप लोग भी इसको, ठीक है, इसको अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो बेटा एक बात हो, मैं इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है मेरे पास, और इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों का एरिया मैं ऐड करूंगा तो मेरे पे एबीसी का एरिया जाएगा। तो यानी कि मेरे को एबीसी का एरिया मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन मिल रही है, क्योंकि एक तो मैं एबीसी का डायरेक्ट एरिया निकाल सकता हूं हीरोन्स फॉर्मूले से, और एक एबीसी का एरिया मैं इन तीनों को प्लस करके भी निकाल सकता हूं, और फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर दो तो डेफिनेटली एक्स मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को एक इक्वेशन मिल रही है और उसी इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना। तो बस मेरे को एक क्लू मिल गया कि भाई ऐसे काम कर सकते हैं, तो मैंने वही किया। अब मैंने सबसे पहले एरिया एबीसी का निकाला, है ना, कैसे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले से अगर मैं एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल निकाल रहा हूं तो बेटा मेरे को सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर, आप जानते हो, ठीक है, S4 होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकालते हैं बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, आप जानते हो ये बात, है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ी है। तो वेयर एबीसी क्या होती है बेटा, साइड्स ऑफ अ सर्कल, सॉरी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सर्कल में तो साइड ही नहीं होती, तो एबीसी ये तीनों साइडें हैं। तो बेटा देखो इस साइड की बात करूं तो 8 और x है, भाई ये साइड कैसे आएगी, एबी 8 प्लस एक्स करके तो आएगी ना, तो 8 प्लस एक्स प्लस बीसी की बात करूं तो 8 से 14 डायरेक्ट 40 लिख देता हूं, एसी की बात करूं तो 6 प्लस एक्स लिखूंगा बेटा और बाय 2, है ना। और यहीं पे देखो जरा, देखो ना 8 से 14 और ये 14 28 हो गया, और एक एक्स और एक एक्स मिलकर 2x हो गया बाय 2। इन दोनों को अगर मैं 2 को सेपरेट कर दूंगा तो 2 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 14 बचेगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा। इतने बेटा स्पेस कम है तो मैं नीचे सेंटीमीटर लिखता हूँ, इतने सेंटीमीटर, ये क्या आया मेरा, ये s आया है मेरा s। ओके, s यानी कि सेमी पेरीमीटर, यानी कि आधा पेरीमीटर आ गया मेरे पास। ओके, अब बस इसी का आगे यूज करते हैं। तो देखो एरिया क्या होता है, मैं एरिया की बात करूं डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक तो मैं नीचे निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूले से, और एक राइट साइड में इन तीनों छोटे ट्राइंगल को प्लस करके, है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ठीक है भाई, चेक कर लो ये और ये इक्वली तो होगा, और मेरे को इक्वेशन ही तो चाहिए थी, देखो ना एक इक्वेशन मिल भी गई मेरे को। अब मैं इसकी बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बीओसी की बात करूं देखो बेस इसमें क्या है, ये है बेस, यानी कि 8 से 14 पूरा 14 है, और इसमें हाइट क्या है, हाइट ये रही भाई 4, देखो ना परपेंडिकुलर यही पे, तो हाइट 4 है। सिमिलरली एओसी यानी कि इसकी बात करूं तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, 6 प्लस एक्स, चेक कर लो 6 प्लस एक्स है, और हाइट सेम है, 4 ही तो है हाइट। इसकी बात करें, चेक करो, तो इसमें हाफ इंटू बेस क्या है, 8 प्लस एक्स, चेक कर लो, और हाइट सेम इसमें भी 4 है, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये वाला
इससे और ये वाला भी इससे और ये वाला भी इससे कैंसिल हो गया। फिलहाल यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। तो s की वैल्यू क्या थी, x प्लस 14 थी, x प्लस 14, x s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस a क्या है बेटा, साइड है, तो पहली साइड ये है 8 प्लस एक्स, तो क्योंकि बीच में माइनस होने की वजह से दोनों के साइन बदलेंगे, तो दोनों पे माइनस लगा दूं डायरेक्ट ही, है ना, 8 प्लस एक्स, ये माइनस 8 माइनस एक्स लगा दूं। सिमिलरली s यानी कि x प्लस 14 माइनस b क्या थी बेटा, b वाली साइड थी, वाली 14 है पूरी, ठीक है। फिर s यानी कि x प्लस 14 माइनस c वाली साइड है, यानी कि माइनस का x माइनस का 6 हो जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। अब देखो ना, सभी में, इन सभी में ये जो 2 है ये कॉमन है, इन 2 को मैं बाहर ले सकता हूं, तो विद इन ब्रैकेट क्या बच गया, यहां से 2 बाहर गया तो 14 बचा खाली, चेक कर लो, खाली 14, फिर प्लस यहां से ये 2 बाहर गया तो 6 प्लस एक्स बचा खाली, चेक कर लो 6 प्लस एक्स, यहां से भी ये 2 बाहर गया तो 8 प्लस एक्स बचा खाली, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो आगे की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है मेरे को, और ये तो x प्लस 14 इसका मैं कुछ कर नहीं सकता फिलहाल, ये ऐसे रहेगा, लेकिन हाँ इधर कर सकता हूँ, जैसे कि x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो 6 बच गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली 14 से 14 कैंसिल तो यहाँ पे x बच गया, सिमिलरली यहाँ पे x से x कैंसिल, 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, तो ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका है ना। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो 2 विद इन ब्रैकेट देखो ना, 14 और 8 से 14 यानी कि 14 14 28 हो गया, टोटल 28, और प्लस 1x और 1x मिलकर 2x हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो फिलहाल मैं यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं कर सकता, तो एज इट इज रहने देता हूँ इस स्टेप में भी, तो ऐसे रहने दो, चलो 6 इंटू 8 इंटू एक्स, ठीक है। फिलहाल कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ से देखो 2 कॉमन है बेटा, ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन में हल्की सी गलती कर दी तो ये कैलकुलेशन आपको मार देगी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टेढ़ी है, मैंने बताया लेंदी क्वेश्चन, लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है। तो यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिया तो 4 गया, 2 टू द 4, अंदर क्या रहेगा, यहाँ से x और यहाँ पे 14, चेक कर लो भाई, ये बचेगा ना। ऐसा अब आप ये सोचोगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पे सेम चीज बनानी थी, देखो अब ये सेम चीज से मैं सेम चीज को काट सकता हूँ, इसीलिए ऐसा किया। अगर अभी आप यहाँ पे कुछ भी गलती कर देते हल्की सी, जैसे कि स्क्वायरिंग कर देते रूट हटाने के लिए, तो आप फंस जाते बेटा, आप फंस सकते थे, लेकिन अब कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, अब आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बेटे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही ये हो गया x प्लस 14, मतलब रूट हट गया यहाँ से, तो 6, ये 8 और ये x, और इधर स्क्वायर आ गया, तो इधर डायरेक्ट 4 का तो 16 हो गया, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ना, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, इतना इजी हो गया। अगर आप इसको नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है ना, और 8 दूनी 16, ये भी कैंसिल, और 2 से ये 6 3 बारी में कैंसिल, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3x बचा है, खाली 3x, और राइट हैंड साइड में x प्लस 14, तो इसका x भी उठा के इधर ले आते तो माइनस x हो गया, तो राइट हैंड साइड में खाली 14, 3x में से 1x गया तो 2x, 14, तो x की वैल्यू 2 से 7 आ गई, चेक कर लो, और आपका काम हो गया। x यहाँ पे पुट करते ही 8 7 कितने होते हैं, 8 7 15, ये साइड आ गई 15, और 7 6 13, ये साइड आ गई 13, तो बस आपका काम बन गया। हैंस सैटिस्फाइड साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर, देखो कौन कौन सी थी, AB कितनी थी बेटा, 8 प्लस एक्स थी, है ना, तो 8 प्लस एक्स, दैट इज 8 प्लस एक्स की वैल्यू 7, 8 7 15 सेंटीमीटर, एंड दूसरी क्या थी, AC, तो AC कितनी, 6 प्लस एक्स थी, तो 6 प्लस एक्स की वैल्यू 7 6 13 सेंटीमीटर, है ना। तो बेटा ये आपके आंसर्स हो गए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे जाए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 214 NCERT, ये इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखो मतलब समझो, पहले मैं एक काम करता हूं, फिगर बना के दिखाता हूं आपको, तब समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी चीजें। तो ये सर्कल है बेटा, और सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल को कवर कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं एक, ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत हो जाती है, बट ठीक है, परफेक्ट है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with the center O
ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। कहते हैं प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड लाइक ए बी एंड सी डी, ठीक है, अपोजिट साइड ये हो गई, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, यानी कि इनकी जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। यानी कि अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो इससे ये वाला एंगल बना है, और इसके अपोजिट साइड इसको ज्वाइन करूं तो इससे ये वाला एंगल बना है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल, ये ओ अभी 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हमने प्रूव करा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब तो यही होता है ना। और सिमिलरली ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं, है ना, तो इन दोनों को भी प्लस करके क्या आना चाहिए बेटा, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब एक काम करते हैं, ये जहां पे टच हो रहा है सर्कल पे उसको नेमिंग कर देते हैं, लाइक पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। ओके, और इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करा देता हूं। ओके, सेंटर से इनको ज्वाइन करा दिया। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो इसको दोबारा से, ओके। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये जो आप एंगल्स देख रहे हैं इनको मैं नेमिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिगर क्लियरली विजिबल हो रही होगी, क्योंकि अगर फिगर सही से विजिबल नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, अब एक बात पे आते हैं, एक बात पे आते हैं। मैं ये जानता हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो तो और इस एक्सटर्नल पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करा दूं तो बच्चों ये जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, साथ ही इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है ना, ये हमने पढ़ रखा है। तो बेटा इट इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, और इससे ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, और देखो इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन करा रखा है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे, नहीं होंगे, चेक कर लो, बिल्कुल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, सिमिलरली एंगल 4 और 5 इक्वल होंगे, सिमिलरली 6 और 7 भी इक्वल होंगे। आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी, चेक कर लो, मैंने ये वाली बात बोली, ये वाले एंगल इसके इक्वल होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बोलिए। तो बेटा इस फिगर में एज सच कुछ खास गिवन नहीं है, तो फिगर में गिवन में सिर्फ इन फिगर लिखना ही काफी रहेगा, ठीक है। टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो बच्चे 2 पार्ट यहां पे मुझे प्रूफ करने हैं। एक तो ये कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी आर सप्लीमेंट्री एंगल ना, तो एंगल दिस एंड एंगल दिस आर सप्लीमेंट्री, दैट इज इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसको मैं 1 से डिनोट कर देता हूं, और इसका सेकंड पार्ट ये वाले है ना, यानी कि बीओसी, लेट्स से एंगल बीओसी प्लस एंगल सी एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, सॉरी प्रूफ। तो क्वेश्चन का प्रूफ का पार्ट करते हैं, और बेटा इसको चलो मैं अभी रफ नहीं कर रहा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो एक बात हो, मैं ये जानता हूं कि बेटा एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उनका सबका सम 360 डिग्री होता है। तो सिंस वी नो दैट the sum of all the angles around a point is 360 डिग्री, है ना, ये बात हम जानते हैं। तो बेटा क्या मैं ये कह दूं कि 1 से लेकर के 8 के 8 एंगल में प्लस करूं तो सबका मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 360 लिख सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, है ना। रीजन मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा मैं पहले है ना पहले पार्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पहले पार्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पहले पार्ट की, ये चलो इधर से पहला पार्ट स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने कॉमन उसके लिए लिख दिया है, यहाँ से पहले पार्ट की बात। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो मेरे को सिर्फ एओबी और सीओडी से मतलब होना चाहिए, तो एओबी का मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 से मतलब होना चाहिए, ठीक है, और सीओडी का मतलब 5 और 6 से मतलब होना चाहिए, यानी कि मुझे और किसी एंगल से मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो 1 से मतलब है, 2 से भी मतलब है, लेकिन 3 से कतई मतलब नहीं है। अब मैं ये देखूं कि 3 किसके इक्वल है, अब चेक कर लो बेटा, 3 तो 2 के इक्वल है, देखो ना बी से एक्स ये ज्वाइन किया ना, ये वाली बात हो गई नहीं हो गई, 2 और 3 एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं 3 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं। 4 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो 4 किसके इक्वल है, 4 5 के इक्वल है, चेक कर लो, तो भैया 4 की जगह मैं 5 लिख सकता हूं, और ये वाला 5 से तो मतलब था, 6 से भी मतलब है, 7 से मतलब नहीं है, तो चेक कर लो 7 6 के इक्वल है, देख लो, है ना, तो यहाँ पे 6, 8 से मतलब नहीं है, लेकिन 8 1 के इक्वल है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि मेरे को ये चीज आपको दिखानी थी, ये आपको क्लियरली विजिबल हो गई है,
ठीक है, अब मैं इसको रख कर देता हूँ। तो बच्चों मेरे को बेसिकली ये बताना था कि इनके सब्स्टिट्यूट में मैं कैसे ये चीजें लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो, एक एंगल और एक एंगल एक, मतलब दो एंगल एक हो गया, टू एंगल वन, एंगल टू मतलब टू एंगल टू, एंगल फाइव मतलब टू एंगल फाइव, एंगल सिक्स और एंगल सेवन। ये कैसे हो गया? आई थिंक कुछ गड़बड़ है। मेरे को सेवन की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, सेवन किसके इक्वल है? सिक्स के इक्वल है ना। यहाँ पे मैं सेवन की जगह सिक्स लिखूंगा, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। तो 6 और 6 मतलब 2 एंगल 6 हो गया, और ये तो इसका तो हो गया है ना। ओके, यानी कि सारा कंप्लीट हुआ। अब देखो ध्यान से, इधर से मैंने 2 को कॉमन लिया, 2 तो खैर होल में से कॉमन है, चलो होल में से ही ले लेता हूँ। तो अंदर रह गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। और एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो देखो ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 और एंगल 2 बचा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 की जगह मैं चेक कर लो AOB लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह एंगल AOB लिख दिया। प्लस 5 और 6 की जगह चेक कर लो COD लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैंने COD लिख दिया। 360/2 डायरेक्ट लिख दूं 180 डिग्री, है ना बेटा। ये देखो ना, ये इससे कैंसिल होकर 180 तो बचेगा। आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ भी हो गया, चेक कर लो। ये तो करना लगता पहले पार्ट में, है ना। अब सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, सेकंड पार्ट बहुत इजी है। आप एक काम करो, सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए फिर से इसी में आ जाओ दोबारा से। देखो इस बार मैं ये टुकड़े ना लिख के पूरे पूरे एंगल लिख लेता हूं, ठीक है मेरे को, क्योंकि अब छोटे एंगलों की जरूरत नहीं है। देखो सेकंड पार्ट के लिए मैंने वही किया, वी नो कि एंगल AOB प्लस एंगल, देखो AOB यानी कि ये वाला, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA या फिर AOD, कुछ भी पढ़ सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। काम वही किया मैंने, पॉइंट के अराउंड मैंने सारे एंगलों को प्लस कर लिया, बस फर्क इतना है इसके पूरे पूरे एंगल ले लिए मैंने, सब पार्ट नहीं लिए। ठीक है, ओके, इतना तो अंडरस्टूड है। तो देखिए बेटा, अब AOB और COD, देखो AOB ये रहा और COD ये रहा, इन दोनों की जगह मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया है। तो इसकी जगह तो मैंने 180 डिग्री लिख दिया, और प्लस में BOC और AOD बच गए, तो प्लस में BOC और प्लस में एंगल AOD एज इट इज। चेक कर लो। इसका अगर आपने रीजन लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम अबव, है ना, यानी कि ऊपर से। तो ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो बचा क्या बेटा, BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो बेटा 180 तो बचेगा। चेक कर लो भाई, 360 में से 180 जाएगा तो 180 तो बचेगा। और ये रहा आपका सेकंड पार्ट प्रूफ। तो भैया यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी हुई कंप्लीट। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। बाकी बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।